चलिए तो अब मैकनाटन के केस को समझते हैं। तो धारा 84 का ये लीडिंग केस है और धारा 84 बात करती है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसका जो लीडिंग केस है, जिस केस में पूछे गए कुछ सवालों के जवाबों पर ये आधारित है, आईपीसी की धारा 84, उस केस को हम अभी समझेंगे और इसी केस से ही ये डिसाइड होगा कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होती है या किस टाइप की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या विधिक बचाव के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये मैकनाटन का केस है, स्कॉटलैंड का मामला है ये। तो स्कॉटलैंड जो का निवासी है मैकनाटन और इसका पूरा नाम है डैनियल मैकनाटन। ये स्कॉटलैंड का निवासी है। स्कॉटलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं सर रॉबर्ट पील और उनका एक निजी सचिव है जिसका नाम है एडमंड ड्रमंड। तो इस मामले में एडमंड ड्रमंड की हत्या के संबंध में विचारण किया गया। तो ये जो मैकनाटन था वो इस तथ्य से भ्रमित था कि सर रॉबर्ट पील ने उसे क्षति पहुंचाई है और वो सर एडमंड ड्रमंड को जो उनका सचिव था उसको ही सर रॉबर्ट पील समझ करके उस पर गोली चला देता है और गोली लगने से एडमंड ड्रमंड की मृत्यु हो जाती है। तो एडमंड ड्रमंड की मृत्यु हो गई तो उसके हत्या के संबंध में विचारण किया गया। इस केस में अभियुक्त थे मैकनाटन। तो अभियुक्त पर का जब विचारण किया गया तो अभियुक्त ने पागलपन का बचाव प्रस्तुत किया और इस संबंध में उसने चिकित्सीय प्रमाणों को भी दिया। चिकित्सीय प्रमाणों ने मैकनाटन को विकृत भ्रम इंसेन इल्यूजन से पीड़ित बताया, जिसकी वजह से वो नियंत्रण की शक्ति खो बैठा था। मैकनाटन नियंत्रण की शक्ति खो बैठा था। तो मैकनाटन को इसी आधार पर आरोप से मुक्त कर दिया गया। जब आरोप से मुक्त कर दिया गया तो इस निर्णय की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। उस आलोचना से पीड़ित होकर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले को यानी कि विक्षिप्तता से संबंधित विधि के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बनाने के लिए उन्होंने ये मामला 15 जजों के बेंच को सौंप दिया। 15 जजों को बेंच को उन्होंने सौंपा और उनसे कहा कि आप विक्षिप्तता के संबंध में विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करें और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए जिनका जवाब इस बेंच ने दिया। तो जो जवाब बेंच ने दिए उन जवाबों को एक विधिवेत्ता है हुदा, उन्होंने कहा कि ये जवाब जजमेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये विधिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है और उनसे जो प्रतिपादनाएं निकाल के आए, उनके जवाबों से जो प्रतिपादना निकाल सकते हैं वो यहां पर है। तो ये मैकनाटन का केस है जिसमें सबसे पहली प्रतिपादना ये है कि प्रिजम्पशन एज टू पर्सन ऑफ साउंड माइंड।
यानी कि जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, जब तक विधि उस व्यक्ति को साउंड माइंड का ही समझेगी। पहली प्रतिपादना उन्होंने दिया, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता कि वो अनसाउंड माइंड का है, तब तक उसे वो साउंड माइंड का ही समझेगी। ये एक प्रकल्पना है विधि की। यानी कि विधि ये समझेगी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति विवेक और तर्क से समर्थ होता है। दूसरा, इंसैन डिल्यूजन। उन प्रतिपादनाओं से ये निकल कर आया कि जो ये इंसैन डिल्यूजन है, ये मे बी डिफेंस की बात करता है। मे बी डिफेंस, हो सकता है नहीं, हो सकता है। तीसरी प्रतिपादना यह है कि जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, यदि उसे नॉलेज है, ज्ञान है उसे, और उस समय एज टू डूइंग एक्ट, कार्य को करते समय और उसी समय यदि वो कार्य विधि विरुद्ध है, तो यदि उसे ये पता है कि जो वो कर रहा है वो नॉट प्रॉपर है, यानी कि उसे नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी डन। यदि वह व्यक्ति जो उस कार्य को करते समय यह जान रहा है कि वह प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर है, एक्ट नॉट प्रॉपर है, यानी कि उसे नहीं करना चाहिए, और उसे यह भी नॉलेज है कि वो कार्य जो कर रहा है वो इलीगल है, तो यदि ये नॉलेज है उसे, स्पष्ट किया मैकनाटन के केस में, तो वो लाइबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो वो व्यक्ति आपराधिक दायित्व का भागी होगा, उस पर दायित्व बनेगा। इससे ऐसे व्यक्ति को दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती। और धारा 84 में अब क्या पढ़ना है, वो इसका चौथा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है। यहां पर उसे दायित्व से मुक्ति मिलेगी, और सिर्फ यही एक मामला है जहां दायित्व से मुक्ति मिलेगी। तो चौथी प्रतिपादना ये निकल करके आई कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इनकैपेसिटी, यानी कि वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो अस्वस्थ मस्तिष्क की वजह से अक्षमता का शिकार हो जाता है। अक्षमता का शिकार हो जाता है और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जब वो अक्षमता का शिकार हो जाता है तो वो समझने के योग्य नहीं हो पाता, निर्णय लेने के योग्य नहीं होता अपने आप में, यानी कि उसकी नियंत्रण की शक्ति चली जाती है और वह उसका जो लॉजिक है वो डिफेक्टेड हो जाता है। तो ड्यू टू लॉजिक इफेक्ट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग or contrary to law. So by reason of unsound mind becomes a victim of incapacity and not able to understand due to logical defect. तो जब लॉजिकल डिफेक्ट की वजह से क्या नहीं समझ पाता, ये नहीं समझ पाता, नेचर ऑफ एक्ट जो कुछ कर रहा है वो नहीं समझ पाता, रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ वो ये भी नहीं समझ पाता कि रॉन्ग है या कंट्रेरी टू लॉ है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसे नेचर ही समझ में नहीं आ रहा, उसे ये पता नहीं है कि ये रॉन्ग है कि नहीं, तो फिर उसे ये कहां से पता होगा कि ये कंट्रेरी टू लॉ है या नहीं है। तो सीधी सी बात है इसमें कि अगर वो उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो सही है कि गलत है, तो फिर वो विधि के विरुद्ध है कि नहीं है, ये तो फिर आगे की बात हो जाती है। लेकिन फिर भी सेक्शन 84 में ये तीनों चीजें, अगर ये तीनों चीजें वो समझ नहीं पा रहा है, साबित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, तो अगर ये तीनों चीजें समझ नहीं रहा है तो नॉट एबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर ये अक्षमता है उसके अंदर, समझ नहीं पा रहा है, लॉजिकल डिफेक्ट आ गया है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, मस्तिष्क रुग्णता, मस्तिष्क जनित रोग की वजह से यदि ये डिफेक्ट आ गए हैं, वो
लॉजिकल डिफेक्ट आ गया है, नियंत्रण की शक्ति नहीं है उसके अंदर, वो खो बैठा है, तो उस स्थिति में वो तीनों चीजें समझ ही नहीं पाएगा। और अगर ये तीनों चीजें नहीं समझ पा रहा है तो ये कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को हम क्रिमिनल लायबिलिटी में नहीं डालेंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि वो आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। और पांचवी बताया प्रतिपादना निकल के आई मेडिकल विटनेस की। तो इसमें कहा गया कि ऐसी किसी चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी इस मामले में जिसने ऐसे व्यक्ति को विचारण के पहले कभी देखा ना हो, या फिर ऐसा चिकित्सक जो उस व्यक्ति को जानता ना हो लेकिन विचारण में भी उपस्थित रहा हो, तब भी ऐसे व्यक्ति की राय नहीं ली जाएगी, चूंकि ये काम जूरी का है, उस जूरी को ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मैकनाटन का केस है 1843 में आया, ये केस मील का पत्थर है, लैंडमार्क केस है। और इसी केस के बाद से विशिष्टता संबंधित विधि के सिद्धांत हमको मिले। तो मेन चीज यही है, और यही इसके धारा 84 के इसेंशियल एलिमेंट्स भी होंगे, आवश्यक तत्व भी यही होंगे। तो पहला रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं चीजों को रिपीट करके चलता हूं और कुछ चीजों को मैं कई बार रिपीट कर देता हूं। हो सकता है उससे इरिटेशन आपको होता हो, तो वो होता रहे, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं वीडियो में ही आपको काफी चीजें रटा दूं। तो जब मैं कोई चीज को बार बार रिपीट करता हूं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ दम है और वो आपके काम की ही है, और वो या तो प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी, और नहीं तो आप प्रैक्टिस में हैं, कहीं हैं तो लाइफ में भी काम आएगी। तो चीजें दिमाग में सेट होती हैं जब बार बार रिपीट की जाती हैं, या बार बार या हम किसी चीज को सुनते हैं, या बार बार कोई चीज हमारी आंखों के सामने से गुजरती है। तो यहाँ पर मैकनाटन का केस है, 1843 का है। इसको सौंपा गया 15 जजेस के बेंच को, जिसको उत्तरदायित्व दिया गया कि विक्षिप्तता संबंधित विधि के सिद्धांत की प्रतिपादना करें वो, और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए। सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन जवाबों के आधार पर ये प्रतिपादनाएं, ये प्रकल्पनाएं निकल करके आती हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति को तब तक स्वस्थ दिमाग का समझेंगे, तर्क और विवेक से युक्त समझेंगे, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। दूसरा बात, इंसेंट डिल्यूजन में भी डिफेंस हो सकता है। इसी वजह से मैकनाटन को छोड़ भी दिया गया है। विक्षिप्त धन परीक्षण की थ्योरी थी, हमने इसके पहले पढ़ रखा है, तो इस वजह से छोड़ भी दिया गया था। इसी वजह से आलोचना भी हुई थी, और उस आलोचना की वजह से ही ये केस इस बेंच पर पहुंचा गया था। दूसरा मेन चीज उन्होंने कहा, नॉलेज। यदि व्यक्ति को नॉलेज है, और नॉलेज उस समय होना चाहिए जिस समय वह कार्य को कर रहा है, उसी समय ये होना चाहिए, कार्य के करते समय होना चाहिए, और उसी समय उस कार्य को विरुद्ध भी होना चाहिए। दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। कार्य को करते समय नॉलेज हो, और कार्य को करते समय जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य को विधि विरुद्ध भी होना चाहिए, कंट्रेरी टू लॉ भी होना चाहिए। तो यदि वो जानता है कि जो कर रहा है वो नॉट प्रॉपर, एक्ट इज नॉट प्रॉपर, और इसका मतलब है कि ही शुड द एक्ट शुड नॉट बी डन बाय हिम, और वो इलीगल है। इलीगल है मतलब कंट्रेरी टू लॉ है। यदि ये दोनों चीजों का नॉलेज है तो वो लायबल टू क्रिमिनल लायबिलिटी, ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व बनेगा। चौथा, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इनकैपेसिटी एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू लॉजिकल डिफेक्ट। यदि वो अनसाउंड ऑफ माइंड
की वजह से वह इनकैपेसिटी का शिकार हो जाता है, और वो लॉजिकल डिफेक्ट की वजह से वो चीजों को समझने में, कार्य को समझने में समर्थ नहीं होता है। कार्य को समझने में, कार्य में क्या समझने में समर्थ नहीं होता है, तो यानी कि वो ये समझने में समर्थ नहीं होता है कि जिस कार्य को कर रहा है उसका नेचर और वह कार्य राग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ये समझने में समर्थ नहीं होता। अगर ये समझने में समर्थ नहीं होता, ये साबित कर दिया जाता है कि, तो फिर वो उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, यानी कि नॉट लाइबल टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर फिर नहीं बनेगी, लेकिन ये चीज साबित करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है मेडिकल विटनेस, तो यानी कि ऐसे किसी चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी जिसने नहीं ली जाएगी जिसने विचारण से पूर्व अभियुक्त को नहीं देखा है। ऐसे चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी, साक्ष्य, सिंपल सी बात यह है। और दूसरी बात, यदि वो विचारण में उपस्थित भी रहा है और वो उसे नहीं जानता है तो उसकी राय नहीं ली जाएगी। तीसरी बात यह है कि किताब कहती है कि काम जूरी का है, जूरी को ही करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की राय ली जाती है तो जजमेंट प्रभावित हो सकता है, तो जजमेंट प्रभावित ना हो, इस वजह से ये पांचवी बात कही गई कि ऐसे चिकित्सक की राय नहीं ली जाएगी जिसने पूर्व में कभी उसको देखा ना हो, विचारण से पूर्व उसे देखा ना हो। तो ये तो हुआ मैकनाटन का केस। अब हमें ये पता चल गया कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है, कैसा है और किस टाइप का होगा, तब सेक्शन 84 को कवर करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमें ये पता चल गया इन सारी चीजों को इतना सब पढ़ने के बाद कि सेक्शन 84 धारा 84 के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे कि चूंकि धारा कहती है नथिंग इज इन ऑफेंस, तो कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए। तो जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, तो यहां यह समझना है कि पहला तो कार्य और उसे करते समय व्यक्ति का चित्त विकृत होना। तो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कृत्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ कर रहा है वह विधि विरुद्ध है, दोषपूर्ण है, यह जानने में असमर्थ होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस कार्य को करते समय, जिस समय वो कार्य को कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट, तो यह सिद्ध किया जाना जरूरी है कि वह कार्य करते समय मस्तिष्क रोग से पीड़ित था, उसको लॉजिकल डिफेक्ट था, उसके अंदर वो विक्टिम ऑफ इनकैपेसिटी था अनसाउंडेड माइंड की वजह से, और वह सक्षम नहीं था लॉजिकल डिफेक्ट की वजह से कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है या उसका नेचर नहीं समझ पा रहा या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। और ये सिद्ध करना पड़ेगा, और ये सिद्ध करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कार्य को करते समय वो समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और ये हमें उसी समय का ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उस समय था, वो व्यक्ति जिस समय वो कर रहा है, इस पॉइंट को हमें साबित करना पड़ेगा। तो समय बिंदु इसमें निर्णायक होता है। तो इस तरह से ये सेक्शन 84 कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, और आईपीसी के इस समय मैं सीरीज में जनरल डिफेंस के सारे वीडियो दे रहा हूं। तो जो भी लॉ के स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट है, या जो प्रिपरेशन पे अभी नए आए हैं, या जो पुराने हैं, वो अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर प्रेषित करते रहें। और मेरे कंटेंट चीजें सही लग रही हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। उसमें तो
न पैसे आपको लगने हैं और न मुझे मिलने हैं, लेकिन मोटिवेशन मुझे जरूर मिल जाएगा आप लोगों से। थैंक यू।